आरव अपने गुस्से को कंट्रोल करके नैना की तरफ पलटकर उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव की बात सुनकर नैना आरव को हैरान भरी नज़रों से देखते हुए उससे कहती है, हाँ बोलिए। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट कर रहा हूँ जो मेरे ना रहने पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। आरव की बात सुनकर नैना ने आरव से कहा, हमारे ना कहने पर आप क्या मान जाएंगे, इसीलिए पूछने का नाटक बंद करिए और चलिए हॉस्पिटल। नैना का जवाब सुनकर आरव को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। आरव गुस्से से कार में जाकर बैठकर ज़ोर ज़ोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। आरव को ऐसे करते देखकर नैना भी जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है। नैना सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीट बेल्ट उससे लगी नहीं रही थी। आरव एकटक नैना की हरकतों को देख रहा था। आरव एक झटके से नैना के ऊपर झुककर सीट बेल्ट निकाल कर नैना की सीट बेल्ट लगा देता है। आरव नैना दोनों ही इस वक्त इतने करीब थे कि नैना की धड़कन बढ़ गई थी। नैना की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि आरव साफ साफ उसे सुन पा रहा था। नैना की हार्ट बीट सुनते ही आरव का गुस्सा पल भर में कहीं गायब हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल नीली होने लगी थी। नैना ने अपने हाथों को आरव के चेस्ट पर रखा और आरव को उसकी सीट पर धक्का देते हुए उससे कहा, अपनी सीट पर बैठिए और कार चलाइए, जब देखो तब हमारे पास आते रहते हैं। ये सुनकर आरव कार स्टार्ट कर देता है और हॉस्पिटल की डायरेक्शन में कार को मोड़ लेता है और नैना से कहता है, वो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आरव की बात सुनकर नैना ने चिढ़ी हुई आवाज़ में उससे कहा, हाँ तो कहिए ना, आप इतने तमीज़दार नहीं हैं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। नैना की बात सुनकर आरव ने अपने हाथों को स्टीयरिंग पर कसते हुए खुद से कहा, ये लड़की पूरी मिर्ची है, जब भी मुझसे बोलती है आग ही उगलती है। आरव ने नैना से कहा, वो लोग जब गलतियां होने पर 5 लीटर का वर्ड बोलते हैं, मैं भी तुम्हें वही कहना चाहता हूँ। आरव को देखकर नैना के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसते हुए आरव से कहती है, बस करिए आप जैसे अकड़ू इंसान से सॉरी का सिर्फ सही निकल सकता है। नैना को हंसते हुए देखकर आरव नैना की हंसी में कहीं खो सा जाता है। नैना ने देखा सामने से ट्रक आ रही थी तो नैना ने तेज़ से चिल्लाते हुए कहा, आरव आगे देखिए। नैना की बात सुनकर आरव ने आगे देखा तो उसने जल्दी से कार को मोड़ दी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को रोक दिया था। कार के ऐसे अचानक रुकने से नैना का सिर जैसे ही डिस्क पे लगने वाला होता है तो आरव ने जल्दी से नैना को पकड़ लिया और अपने करीब खींचकर नैना से पूछा, स्वीट हार्ट, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? नैना डरी हुई थी। नैना ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखकर आरव को गले लगा लिया। आरव ने भी नैना को गले लगाकर नैना के पेट पर हाथ रखा और नैना की पीठ सहलाते हुए नैना से पूछा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? नैना अपने एक हाथ को अपने पेट पर और दूसरे हाथ से आरव की कमर के चारों तरफ लपेटे हुई थी। आरव नैना को अपने बाहों में लिए हुए कार ड्राइव करने लगा। नैना वैसे ही आरव को गले लगाए हुए बैठी थी। कुछ वक्त के बाद आरव ने कार रोकी तो आरव नैना के चेहरे से उसके बालों को हटाकर नैना से कहता है, नैना हॉस्पिटल आ गया है। आरव की आवाज़ सुनकर नैना आरव से अलग होकर उसे कहती है, सॉरी। नैना की बात सुनकर आरव नैना के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था, लेकिन मैंने ये वर्ड कभी किसी को नहीं बोला है, इसीलिए तुम खुद समझ जाओ। आरव की बात सुनकर नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना ने आरव से कहा, हम जाएं? नैना के ऐसे पूछने से आरव को अपने अंदर एक खूबसूरत सा एहसास हो रहा था। आरव ने नैना के पेट पर हाथ रखकर नैना से कहा, मेरी बात को याद रखना नैना, मेरे बच्चे का और अपना ख्याल रखना, और बाकी का बॉडीगार्ड देख लेगा। और एक बात, मैंने ड्राइवर को कार लाने के लिए कह दिया है, तुम उस कार से आ जाना। आरव की बात सुनकर नैना अपने चेहरे से आरव का हाथ हटाकर नैना ने आरव से कहा, ये हीरो बनने की कोशिश मत करिए, आप विलेन ही ठीक हैं, और आप बेफिक्र रहिए, इस बच्चे को हम अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेंगे। इतना कहकर नैना कार से बाहर चली गई। नैना जब तक हॉस्पिटल के अंदर नहीं चली गई, आरव नैना को देखता रहा। नैना के जाने के बाद आरव वहां से कार को ऐसे लेकर गायब हुआ जैसे कोई हवा का झोंका। हॉस्पिटल। नैना हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही आई तो अपने सामने सभी डॉक्टरों को खड़े देखकर हैरान हो गई। तभी उन डॉक्टर के बीच से एक आवाज़ आई, आ गई मिस यूनिवर्स। उस आवाज़ को सुनकर नैना ने उस आवाज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर रिसेप्शन पर खड़ी माधवी से कहा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है? नैना की बात सुनकर माधवी कभी नैना को देखती तो कभी माहिर को, जो एकटक नैना को ही घूर रहा था। नैना ने एक बार फिर से थोड़े लाउड आवाज़ में पूछा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है?
इतना कहकर नैना माहिर की तरफ मुड़ते हुए माहिर से कहती है, डॉक्टर शेखावत, हमारी पहली जिम्मेदारी पेशेंट का इलाज करना है, और रही आपके सवाल के जवाब की तो हम सर्जरी के बाद ज़रूर आपको देंगे। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ आप सभी हमारे रास्ते से हट जाइए। एके इंटरप्राइजेज़, एक कांच की बनी बिल्डिंग जिस पे बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था एके फैशन डिज़ाइनर। वो बिल्डिंग दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ऑफिस के अंदर एक लड़की ने अपने कलीग से कहा, जल्दी करो बॉस आ रहे हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या है, सभी एम्प्लॉय की हेड। तभी मेन गेट से आरव फॉर्मल ब्लैक सूट, ब्लैक वॉच, ब्लैक शूज़ पहने ऑफिस के मेन गेट पर आकर जैसे ही कदम रखता है तो एक ज़ोरदार की आवाज़ होती है और बलून फूटता है। उसमें से रंग बिरंगी चिमकियाँ आरव के ऊपर गिरती हैं। सुमित जो आरव के पीछे खड़ा था, ये सब देखकर उसकी सांस उसके गले में ही अटक जाती है। सुमित ने अपने मन में कहा, इस दिव्या को समझाया था शैतान को मत छेड़ो, अगर जाग गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसे तो जैसे मौत को दावत देने की आदत है। ओह गॉड, इसके चक्कर में मैं भी पिसूंगा। आरव चुपचाप खड़ा था। उसने अपने आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए हुए थे। दिव्या और बाकी एम्प्लॉय ने एक साथ कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हमारी फैशन डिज़ाइनर कंपनी को नंबर 1 फैशन डिज़ाइनिंग का अवार्ड मिलने वाला है और साथ ही हमारी इस कंपनी को पूरे 25 साल हो गए हैं। दिव्या की बात सुनकर आरव अपनी कोल्ड आवाज़ में दिव्या से कहता है, मिस दिव्या, क्या आप अपनी हदें भूल रही हैं? आरव के ऐसे कहने से दिव्या का चेहरा मुरझा सा गया था। वो आरव को सवालिया नज़रों से देखने लगी तो आरव ने दिव्या से कहा, जो रूल बुक आपको दी गई थी उसके रूल्स आप भूल गई हैं मिस दिव्या। आरव की बात सुनकर सभी एम्प्लॉय ने अपनी नज़रें नीचे कर ली तो आरव अपने गॉगल को उतारते हुए दिव्या से कहता है, आपको रूल नंबर 5 याद नहीं है मिस दिव्या? आरव की बात सुनकर दिव्या ने कहा, लेकिन सर, हमने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की है तो हमें सेलिब्रेशन तो करना चाहिए ना। दिव्या की बात सुनकर आरव दिव्या की बात को बीच में काटते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में दिव्या से कहता है, मिस दिव्या, लगता है तुम रूल बुक के सारे रूल्स भूल चुकी हो। आरव ने अपनी कोल्ड आवाज़ में सुमित से कहा, सुमित, मिस दिव्या को रूल नंबर 5 क्या है वो तुम सबके सामने पढ़कर बताओ, मिस दिव्या को याद दिलाओ। आरव की बात सुनकर सुमित ने रिसेप्शन पर से रूल बुक को उठाकर रूल नंबर 5 को पढ़ा, जिसमें लिखा था, बॉस को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं और सारी गर्ल्स एम्प्लॉय बॉस से 10 कदम दूरी पर रहेंगी, और जिसने भी इस बुक के लिखे गए रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना पढ़कर सुमित रूल बुक लेकर खामोश खड़ा हो गया तो आरव ने दिव्या से कहा, मिस दिव्या, पीछे जाइए। आरव की बात सुनकर दिव्या 5 कदम पीछे चली गई। आरव ने सबकी तरफ देखते हुए सभी से कहा, मुझे गर्ल्स पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नापसंद को साइड में रखकर आप सभी के टैलेंट की कदर की और इस इंटरप्राइजेज में आप लोगों को जॉब करने का मौका दिया। साथ में आप सभी को रूल बुक दी गई ताकि पहले आप सभी रूल बुक पढ़ें और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इन 25 साल में ये गलती तीसरी बार दोहराई गई है। रही बात आप लोगों के सेलिब्रेशन की, तो आप लोगों को ऐसे मौके पर डबल सैलरी दी जाती है ताकि आप सभी बाहर जाकर सेलिब्रेट कर सकें। ये रूल बुक में लिखा हुआ है, लेकिन लगता है आप सभी अपनी हदें भूल गए हैं। ज़रूरी है कि आप सभी को आपकी हदें बताई जाए। आरव ने सुमित से कहा, सुमित, इन सब की इस महीने की सैलरी को माइनस कर दो और मिस दिव्या को उनका टर्मिनेशन लेटर दे दो। इतना कहकर आरव अपने गॉगल को पहनकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। आरव के जाने के बाद सुमित ने दिव्या को देखा तो दिव्या की आंखों में आंसू थे। सुमित ने दिव्या से कहा, हो गया, तमाशा बना लिया खुद का। मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। भुगतो अब। तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ से निकाली जाओगी तो तुम्हें और कहीं जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सुमित की बात सुनकर दिव्या ने गुस्से से सुमित से कहा, शट अप, मुझे लेक्चर देना बंद करो। और रही इस शैतान की बात, तो ज़रूर कोई आएगी जो इससे शैतान से इंसान बना देगी। और रही मेरी जॉब की बात, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझे तुम। दिव्या की बात सुन सुमित ने अपने शोल्डर को उचका कर दिव्या से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर अब मरना है उस शैतान के हाथ से तो अपने मन की करना। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। एमके हॉस्पिटल। लगभग 4 घंटे की सर्जरी करने के बाद नैना ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसके आंखों पर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी थक चुकी है। नैना अपने चेहरे पर से मास्क हटाकर कहती है, पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट कर दो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर नैना वहाँ से लॉकर रूम में जाकर अपने ऊपर पहने सर्जरी का कपड़ा उतार कर अपने बालों को ठीक करके बाहर आकर रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, हमारा कोट दे दो। वहाँ पर इस वक्त माधवी थी। माधवी ने नैना का डॉक्टर का कोट और स्टेथोस्कोप दे दिया। नैना माधवी से कोट और स्टेथोस्कोप लेकर जैसे ही कैंटीन में पहुंची तो एक लड़का आया
उसने नैना को देखते हुए उससे कहा, मैम आप जाकर टेबल पर बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसे किसी लड़के के अचानक से सामने आने से नैना डर गई थी। नैना ने उस लड़के से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? नैना का सवाल सुनकर उस लड़के ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ को नैना की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़के के ऐसा करने से नैना उस लड़के को हैरान नज़रों से देखते हुए कहती है, ये क्या है? मैम बॉस है कॉल पर, आपसे बात करना चाहते हैं। नैना ने उस लड़के से ब्लूटूथ लेकर अपने कान में लगाकर अब कहा, क्या हुआ है? अब आपको हमें बिना परेशान किए सुकून नहीं मिलता ना? नैना की आवाज़ सुनकर आरव को एक सुकून सा मिला, क्योंकि इन 4 घंटों में नैना को ना देखकर उसकी आवाज़ सुनकर आरव बेचैनी से पागल हो रहा था। आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन जैसे ही नैना की आवाज़ सुनी तो उसकी सारी बेचैनी कहीं गायब हो गई। आरव ने नैना से कहा। आरव नैना को प्यार से नैना बुलाने लगा था। कुछ नहीं हुआ है, देख रहा हूँ मेरी कैद से आज़ाद होकर तुम कितनी खुश नज़र आ रही हो। आरव की बात सुनकर नैना ने जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो किसी ने नैना का हाथ पकड़कर खींचते हुए नैना को कैंटीन रूम से जाने लगा। ऐसे झटके से खींचने से नैना के कान में लगा ब्लूटूथ ज़मीन पर गिर गया। ब्लूटूथ को ज़मीन से उठाकर बॉडीगार्ड ने आरव से कहा, बॉस मैम को कोई लड़का खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा है। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से से टेबल पर रखी सारी फाइल को फेंकते हुए गुस्से से बॉडीगार्ड से कहा, मैंने तुम्हें मुझसे फ़ोन पर गर्लफ्रेंड की तरह बात करने के लिए नहीं रखा है। जाओ जाकर देखो किसकी हिम्मत हुई कि मेरी नैना को हाथ लगाने की। आरव की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में वो लड़का नैना का हाथ पकड़कर लेकर गया था। एक फैशन डिज़ाइनर। आरव के कान में उस बॉडीगार्ड की कही हुई बात घूम रही थी कि मैम को कोई लड़का खींचते हुए अपने साथ लेकर गया। आरव ने गुस्से से केबिन की हर चीज़ को इधर उधर फेंकने लगा। आरव ने बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाकर बॉडीगार्ड से कहा, क्या हो रहा है वहाँ, मुझे लाइव दिखाओ। आरव की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने आरव से कहा, यस बॉस कहकर बॉडीगार्ड ने आरव को वीडियो कॉल लगा दिया। MK हॉस्पिटल। उस शख्स ने नैना को केबिन में लाकर धक्का दे दिया। नैना खुद को संभालते हुए खड़ी हुई तो देखा सामने माहिर गुस्से से उसे घूर रहा था। माहिर को ऐसे देखकर नैना ने माहिर से कहा, ये क्या बदतमीजी है? नैना की बात सुनकर माहिर नैना के पास जाकर उसका गला पकड़कर नैना को दीवार में सटाकर कहता है, अपनी औकात भूल गई हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? माहिर ने नैना का गला इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि नैना की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नैना अपने नाकाम कोशिश कर रही थी अपने गले से माहिर के हाथों को छुड़ाने की, लेकिन कोई था जो ये सब देखकर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। माहिर नैना का गला दबाते जा रहा था। बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो देखा माहिर एक झटके से ज़मीन पर गिर गया। माहिर इस वक्त घुटनों के बल पर नैना के सामने बैठा हुआ था। नैना ने जब अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने कान में एक आवाज़ सुनाई दी, मम्मा आप मेरी बहादुर मम्मा हो, अगर आप चुप रही तो मैं मर जाऊंगा। नैना उस आवाज़ को सुनते ही अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर अपने मन में कहती है, नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, अपने वादे को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। माहिर गुस्से से खड़ा होकर चिल्लाते हुए नैना से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? माहिर की आवाज़ सुनकर नैना ने एक ज़ोरदार थप्पड़ माहिर के गाल पर मार दिया। थप्पड़ इतना तेज़ था कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। नैना ने माहिर से कहा, आप हमारे मंगेतर हैं, आपका हक बनता है जानना कि हम इतने दिन कहाँ थे, लेकिन हम अपने साथ किसी को बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। नैना के थप्पड़ मारने से और उसकी बात सुनकर माहिर नैना के पास जाकर उसका गला कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम भूल रही हो मैंने तुम्हें खरीदा है, इसीलिए अपनी औकात में रहो। तभी अचानक से किसी ने पीछे से माहिर का कॉलर पकड़कर माहिर को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। ऐसे अचानक से हुए एक्शन से नैना डर गई। आरव नैना के पास आकर देखता है तो नैना के रुई जैसे सफ़ेद गाल पर माहिर के उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। नैना ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने आरव गुस्से से खड़ा था। आरव का चेहरा एकदम लाल था और उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी। नैना ने अपने कांपते हाथ से आरव का हाथ पकड़ लिया तो आरव की आंखें नीली होने लगी। आरव ने अपने हाथ से नैना का हाथ हटाकर नैना के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उससे पूछा, नैना तुम ठीक तो हो ना? नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना की हाँ सुनकर आरव माहिर के पास जाकर माहिर का कॉलर पकड़कर उसको दीवार से सटाकर उसका गला वैसे ही कस के पकड़ा हुआ था जैसे कुछ वक्त उसने नैना का गला कस के पकड़ा हुआ था। आरव माहिर के गले को दबाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नैना को छूने की? माहिर आरव के हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
आरव की आंखों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी नैना की दर्दनाक चीख निकली। नैना की चीख सुनकर आरव ने एक झटके से माहिर का गला छोड़ दिया और नैना के पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ नैना? नैना ज़मीन पर बैठी थी। नैना अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से आरव का हाथ कस के पकड़ते हुए उससे कहती है, हमें बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पेट में कोई आग का गोला घूम रहा हो। आरव ने देखा नैना के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर जैसे ही केबिन से निकलता है तो माधवी सामने खड़ी थी। आरव ने माधवी को देखते हुए उससे कहा, मरना चाहती हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो, हटो मेरे रास्ते से। नैना का चेहरा पूरा पसीने पसीने हो चुका था। नैना की आंखें चढ़ने लगी थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। माधवी आरव को देखते हुए आरव से कहती है, नैना अगर कुछ देर ऐसे ही रही तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। माधवी की बात सुनकर नैना आरव का कॉलर अपनी मुट्ठी से पकड़कर कहती है, हमने कुछ नहीं किया है, अगर आज हमें कुछ हो जाएगा तो ये बच्चा भी नहीं बचेगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ रूही को एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कीजिएगा। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। नैना दर्द की वजह से सही से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। नैना के ऐसे लगातार बोलने से आरव ने अपने होठों को नैना के होठों पर रख दिया और नैना के होठों को कसकर दबा दिया और फिर धीरे से नैना से कहता है, चुप रहो। आरव नैना के होठों पर से अपने होठ हटाकर माधवी से कहता है, चलो। आरव की बात सुनकर माधवी ने आरव को देखते हुए उससे कहा, चलिए। आरव माधवी के साथ चला गया। आखिर अचानक से नैना को क्या हो गया है? नैना ने खुद को क्यों माहिर से बेचा है?